सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, कैसे हो आप? बस हम बढ़िया हैं। बढ़िया। और हम भी यही कामना करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले श्रोता सभी बिल्कुल कुशल मंगल होंगे और अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा दीपा जी, खैरियत तो पूछ ली हमने जी, और शुभकामनाएं भी दे दी। पिटारे में क्या है? पिटारे में आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप बताना चाहेंगी? तो आज हम मना रहे हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस। उस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सखी विशेष के अंतर्गत जानेंगे विजया मेहता जी के बारे में। जी, और आज शुक्रवार है तो हमारी सखियां इंतजार कर रही होंगी अलग-अलग व्यंजन विधियों का। रसोई में क्या पकेगा खास, क्या बनेगा, वो बात करेंगे। हम नाश्ते के बारे में ज्यादा बात करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई, इनको याद करेंगे। उनको भी याद करेंगे। तो शुरुआत गीत से करते हैं। हाँ, चलिए। ओ सजना रिमझिम फुहारें हैं जब आती हैं तो तन और मन दोनों शीतल तो होते ही हैं।
मतलब अभी हर जगह शुरू नहीं हुई नहीं है हुई है, बारिश। लेकिन हम बरखा रानी से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि सब जगह आ जाएं और जहां गर्मी की तपिश हो रही है वहां थोड़ी थोड़े से राहत दें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हम आज जिस दिवस की बात कर रहे हैं, दीपा जी देखिए, जो हर मौसम होते हैं ना, उनका अपना एक खास रंग होता है, अपना एक अलग आनंद होता है। जी। लेकिन समय जैसे-जैसे समय बदल रहा है, धीरे-धीरे इनमें भी परिवर्तन होता जा रहा है। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन है और साथ ही साथ प्रकृति के साथ कहीं न कहीं जो छेड़छाड़ हो रही है, जी। उसके जो खामियाजे हैं वो हमें यानी मानव जाति को ही भुगतने हैं। जी। तो हमारे श्रोताओं से पूछते हैं ना कि हमारी जो प्रकृति है, जी। जो पर्यावरण है, उसको बचाने में छोटा ही सही पर्यावरण संरक्षण में अगर एक छोटी सी भूमिका, एक छोटा सा योगदान भी वो कर रहे हैं, तो वो भी बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिल्कुल। बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। हाँ। और क्या कर रहे हैं वो, क्या अपने घर में या अपने बगीचे में या अपने बालकनी में क्या उन्होंने कोई एक छोटा-सा पौधा ही लगाया है, नहीं लगाया है, पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, हमें ज़रूर बताएं। या वृक्षारोपण के अलावा किस तरीके से वो पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। शहर के किसी एक कोने में वो रहते हैं या किस मोहल्ले के किसी एक कोने में उन्होंने कुछ काम किया है पर्यावरण से संबंधित, तो हमें बताइए ना। बिल्कुल, तो हम भी जानना चाहेंगे और हम अपने बाकी सखियों को भी बताएंगे। और आज हम याद कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई को। जी। जब इनके बारे में दीपा जी हम पढ़ते हैं, तो हमारी जो कवयित्री थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उन्होंने जो पंक्तियां लिखी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल, बहुत सुंदर कविता। और ये कविता का पठन मुझे लगता है हमें, मतलब मुझे क्या, हम सभी को लगता है कि अपने जब पढ़ाई के दौरान तो ये कविता सबने पढ़ी होगी और सबको ये लाइनें तो ज़रूर याद होंगी। और देखिए ना, अपने अंदर कैसे एक ऊर्जा से भर जाती है जब भी हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। और जैसे हम आज, जैसे तुमने बताया आकांक्षा, कि हम रानी लक्ष्मीबाई को याद कर रहे हैं, तो वो अपनी कौशलता, बुद्धिमत्ता और चतुराई से, देखिए, एक महिला जब चाहे ना तो वो परिवार, राष्ट्र, समाज का भाग्य बदल सकती है। और इसी बात का उदाहरण बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और वे आदर्श है उन महिलाओं के लिए जो स्वयं पे विश्वास रखती हैं, और वो उनके लिए भी बहुत बड़ा आदर्श है आकांक्षा, जिन्हें ये लगता है हम कर क्या सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में, या हमारी तो समस्याएं ऐसी हैं, या हमारी परिस्थिति ऐसी है, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी आदर्श है। बिल्कुल, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य से हम सभी वाकिफ हैं, यानी कोई अनजान तो नहीं है। बिल्कुल। उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को काशी में। पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया और प्यार से आपको सब मनु कहकर पुकारा करते थे। जी। और रानी लक्ष्मीबाई मात्र 4 वर्ष की ही थी जब उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिताजी मोरोपंत तांबे उन्हें उनके नाना के घर झांसी लेकर आ गए और यहीं पर उनका फिर बचपन बीता। वे मात्र 12 वर्ष की थी जब उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया था। अब मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी, लेकिन उन्हें महल में रानियों की तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं था आकांक्षा। वो वीरों की तरह रहती और शस्त्र संचालन का अभ्यास करती रहती। गहनों की जगह उन्हें अच्छी-अच्छी तलवारें रखने का शौक था। और उन दिनों अंग्रेज, जैसे सब पता ही था कि उनका अंग्रेज का राज्य चल रहा था, तो भारत के राजघरानों को अपने अधिकार में वो लेना चाह रहे थे। और फिर क्या हुआ, इसी बात के तहत गंगाराव ने भी अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों से संधि कर ली। लेकिन यही बात लक्ष्मीबाई को बहुत बुरी लगी। उन्होंने किले में अपनी सखियों को सैनिक शिक्षा देना शुरू की और महिलाओं की एक फौज की एक टुकड़ी भी बनाई। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका जन्म के कुछ महीनों में ही देहांत हो गया। और इसी घटना से दुखी होकर गंगाधर राव जो थे बहुत बीमार रहने लगे। अब रानी को चिंता सताती थी कि राज्य का उत्तराधिकारी न होने के कारण अंग्रेजी शासन झांसी पे अधिकार कर लेंगे।
उन्होंने सलाह मशवरा किया और एक 5 वर्षीय बालक आनंद राव को गोद ले लिया, जिसका नामकरण किया गया दामोदर राव। जी, गंगाधर राव बहुत बीमार रहने के कारण चाहते थे कि राज्य रानी लक्ष्मीबाई संभाले, और कुछ वक्त के बाद तबीयत क्योंकि बहुत खराब रहती थी उनकी लगातार रही, तो उनका भी निधन हो गया। अंग्रेजों को जैसे ही ये पता लगा तो उन्होंने तुरंत झांसी को अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन लक्ष्मीबाई को तो ये किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर झांसी के किले को आजाद करा लिया। अंग्रेजों ने कई चाल चली, लेकिन वे रानी के किले को जीत ना पाए। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह कपड़े पहनती और वीरों के भेष में रहती। सिर पर लाल टोपी, तलवार, ढाल और पिस्तौल हमेशा साथ रखती, और अपनी सखियों के साथ रहकर झांसी पर वे बखूबी शासन चला रही थी कि अंग्रेजी शासक ह्यू रोज ने एक रोज अपनी विशाल फौज के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया। घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन अपने ही किले के एक रक्षक के विश्वासघात के कारण जो अंग्रेजी फौज थी वो किले में आ गई। अब रानी जी क्या करती? तो लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार होकर कालपीट चली आई। यहाँ भी अंग्रेज सेना उनके पीछे पीछे आ पहुंची। बचते बचते तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर का किला तो लक्ष्मीबाई ने जीत लिया, लेकिन अंग्रेजों को उनका वहां रहना, ये वो वहां रह रही हैं, ये भी पता चल गया। यहाँ पर भी घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी का जो वीर घोड़ा था वो मारा गया। अब युद्ध में उन्होंने नया घोड़ा लिया, तो नया घोड़ा जो था वो सहयोग नहीं दे रहा था, तो रानी ने लड़ाई से निकल जाना चाहा। वे बिजली की भांति वहां से आगे बढ़ी और शायद वहां से वो निकल भी जाती सुरक्षित, लेकिन एक बड़ा नाला बीच में आ गया और वो घोड़ा जो था नाला पार करना नहीं जानता था। कहते हैं कि अंग्रेजों ने उन पर बंदूक से गोली चलाई। पलटकर रानी ने उस अंग्रेज सैनिक को तलवार से वार किया। रानी के विकराल रूप से अंग्रेजी सेना वहां से भाग निकली। तभी रानी के विश्वास पात्र सिपाही उन्हें लेने आ गए थे। घावों के कारण रानी लक्ष्मीबाई लहूलुहान थी। अपना अंत समय देख उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा था कि कुछ भी हो, मेरा मृत शरीर अंग्रेजी सैनिकों के हाथ न लगे। इतना कहकर रानी ने अंतिम सांस ली। सिपाहियों ने रानी के पार्थिव शरीर को वहीं पास के बाबा गंगादास की कुटिया में छिपा दी, और वहीं उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिया आकांक्षा कि वे शस्त्र विज्ञान या ज्ञान में निपुण तो थी ही, साथ में वो कुशल प्रशासक भी थी। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि चुनौती किसी भी रूप में सामने आए, उसका डटकर मुकाबला करना है, और फिर परिणाम चाहे जो भी हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना। बिल्कुल, हम अगर अपने जीवन के सिर्फ एक परेशानी का भी डटकर सामना करते हैं और हल ढूंढ लेते हैं, तो यही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, और हम कितनी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व जो हैं उनके जीवन के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि डटकर सामना करें, और चुनौती तो जिंदगी में आएगी ही, वो किसी न किसी रूप में आए, लेकिन अगर उनका सामना करते हैं और उसका निदान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें हल जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। प्राण में अग्नि फौलादी
मर्दानी सी शुभ्र कमल मूर्ति मेरी झांकी नहीं दूंगी। अंतराल के बाद हम फिर प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और आज हम बात करने वाले हैं एक रंगमंच कलाकार और निर्देशक विजया मेहता के बारे में। तो विजया मेहता, जैसे कि इनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने मराठी रंगमंच में बहुत प्रयोग किए थे अलग अलग। तो जैसे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चला और हम सभी उसके बारे में जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम में चर्चा भी करते हैं, लेकिन इसी तरह से विभिन्न हिस्सों में देश में अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे थे और वहां से हमें समृद्ध इतिहास मिला। आकांक्षा कला से जुड़ा बदलाव या कला से जुड़े प्रयोग, जिसे कि हम आंदोलन भी कह सकते हैं, वो क्यों, वो भी हम जानेंगे। तो ऐसे ही एक समूह है जो कला, रंगमंच, संगीत, चित्रकारी से जुड़े कलाकारों को एक ही समूह में लेकर आया, वो है रंगायन नाट्य कला अकादमी। तो रंगायन को आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समूह ने 60 के दशक में बहुत सारे प्रायोगिक नाटक किए और थिएटर भी किए। मतलब रंगमंच पर कई तरह के प्रयोग इन्होंने इस ग्रुप ने नाटकों के द्वारा किए जी। ये इस थिएटर ग्रुप यानी ये जो रंगायन की हम बात कर रहे हैं, इसके संस्थापक के रूप में कई प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं, जैसे नाटककार विजय तेंदुलकर हैं, अभिनेता अरविंद देशपांडे, डॉक्टर श्रीराम लागू जो अभिनेता हैं थे, और साथ ही एक और व्यक्तित्व विजया मेहता, और आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। दीपा जी, भारतीय सिनेमा में महिला फिल्मकारों की फहरिस्त में एक महत्वपूर्ण नाम है ये विजया मेहता। आप फिल्मकार होने के साथ साथ अभिनेत्री भी रही हैं, लेकिन जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई वो है रंगमंच। और ये कहना गलत ना होगा कि आपके करियर में रंगमंच एक मुख्य नींव है और मराठी रंगमंच को आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि मराठी रंगमंच और विजया मेहता ये एक दूसरे के पूरक हैं। विजय मेहता का जन्म 4 नवंबर 1934 को बड़ौदा, गुजरात में हुआ। फिर मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद आपने दिल्ली से थिएटर का अध्ययन किया। आपका जो है ये विजया मेहता ने नाट्य प्रशिक्षण से पहले ही अपने मुंबई मराठी साहित्य संघ के नाटक विभाग में एक अभिनेत्री के रूप में आपने काम करना शुरू कर दिया था जी। ओथेलो, जो कि शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक है, उसका मराठी संस्करण झुंझाराव इस नाम से मुंबई मराठी साहित्य संघ के साथ विजया मेहता का पहला नाटक था। इसके बाद इस संघ के लिए आपने संशय कोल, तुझे आहे तुझे पाशी, सुंदर मी होनार जैसे अलग अलग नाटकों में अभिनय किया और 1960 के दशक में विजया मेहता को मराठी रंगमंच का चेहरा माना चेहरा वो बन गई जी। और जैसा कि आपको बताया कि विजया मेहता रंगायन की स्थापना में से संस्थापक रही, तो इस ग्रुप की ओर से कई नाटक प्रस्तुत हुए, जैसे मैक्सिम गोर्की द्वारा लिखित और माधव मनोहर द्वारा जी अनुवादित है मैडम मनोहर, या शितु करके एक और नाटक है मादी, या फिर मी जिंकलो मी हरलो यशोदा। ये सारे जो जितने भी नाटक हैं ये सब रंगायन के प्रोडक्शन है और इन नाटकों के विषय और तकनीक विभिन्नता के कारण सभी नाटक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मंचन किए गए और इसीलिए ये एक प्रायोगिक आंदोलन बन गए जहां सार्थक नाटक प्रस्तुत किया गया। जैसे आप युग भी कह सकते हैं कि एक जैसे नया युग शुरू हुआ। जी, विजया मेहता ने विभिन्न विषयों के नाटकों का निर्देशन भी किया, साथ ही अलग अलग निर्माताओं के लिए भी नाटकों का निर्देशन किया, जैसे एका घरात होती, संध्या छाया, जास्वंदी, अखेरचा सवाल, हमीदाबाईची कोठी, बैरिस्टर, सावित्री, पुरुष। मतलब ये उन कुछ नाटकों के नाम हैं जिनका इन्होंने निर्देशन किया। कुछ इंडो जर्मन थिएटर किए जहां दो देशों की संस्कृतियों को एक साथ लाया गया। इनमें जो नाटक शामिल हैं वो है मुद्रा राक्षस,
शाकुंतल, नागमंडल, इनमें इन्होंने निर्देशन किया था। जी, आपने फिल्मों का भी निर्देशन किया, अभिनय भी किया, टेलीफिल्म और टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी काम किया, जैसे यावदान, शाकुंतला, हवेली बुलंद थी, हमीदाबाई की कोठी, लाइफलाइन इस नाम का एक दूरदर्शन सीरीज भी किया। साथ ही साथ राव साहेब और पेस्टन जी, इसका इन्होंने निर्देशन किया इस मालिका का। फिल्म कलयुग, पार्टी, क्वेस्ट, इन फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। साथ ही राष्ट्रीय संगीत नृत्य नाट्य केंद्र मुंबई की ये निदेशक भी रहीं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की अध्यक्ष भी रहीं। और आपने कई सम्मान और पुरस्कार आपको मिले और आपको सम्मानित किया गया, जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तनवीर सम्मान आपको प्राप्त है, फिल्म पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार आपको प्राप्त है, स्मृति चित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ महाराठी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का आपको पुरस्कार मिला है जी। फिल्म पेस्टन जी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार आपको हासिल है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी आपको मिला और है। इसके अलावा दीपा जी, कालिदास सम्मान, गोदावरी गौरव पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और मेटा का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। हम इन्हें इनकी इतनी सारे पुरस्कार और इतने सम्मान के लिए हम विजय मेहता जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और सुनते हैं एक गीत। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना
घर की रौनक तो परिवार से होती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हम जो हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी कविता अपने स्कूल टाइम में पढ़ी थी और अब पढ़ाती हूँ। जी। अपने विद्यार्थियों द्वारा नाट्य मंचन भी करवाया था। तो ये बहुत अच्छा लगता है ना जब हम कविताएं पढ़ते हैं और उनका मंचन होता है, और इस तरह की जब चीज़ें होती है स्कूल में, जैसे कि बहुत अलग-अलग तरह के प्रयोग करवाते हैं, कई-कई सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बच्चों से कराते हैं, जी। जैसे वृक्षारोपण कराना। तो ये भी जब बच्चों से कराया जाता है, उनको उससे एक प्यार सा हो जाता है। बिल्कुल। किसी भी चीज़ के विषय में अगर बच्चों में जागरूकता पैदा करनी हो ना दीपा जी, तो सबसे आसान तरीका यही है कि बच्चों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल। जब उनसे करवाते हैं, वो पौधा लगवाते हैं, तो वो हाँ। देखने जाते हैं बच्चे कि ये कितना बड़ा हुआ, इसमें पानी डाला या नहीं डाला, और अगर वो कोई फल का है, या मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपने नींबू का लगाया, तो वो तब तक उनकी उत्सुकता बनी रहती है जब तक उसमें एक छोटा सा नींबू ना आ जाए, और जब आने लग जाता है तो बच्चा बार बार बोलता है देखो इसमें नींबू आ गया है, अभी कब बड़ा होगा, कब पीला होगा। भाई बच्चों से एक जो उत्सुकता रहती है ना, और एक जो उत्कंठा रहती है हर चीज़ जानने की, कि मैंने जो बीज लगाया है उसमें से कब पौधा निकलेगा, कब वो बड़ा होगा, और कब उसमें फूल आएंगे या फल आएंगे, और मुझे उसका ख्याल रखना है। तो एक तरह से बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति प्रेम जागता है। जी। अपने पर्यावरण को हमें किस तरह बचाना है इसके बारे में जागरूक भी होते हैं, जानकारी भी मिलती है उन्हें, और एक मतलब एक ये बात रहती है ना कि किसी चीज़ से एक जुड़ाव महसूस करना। बिल्कुल, और ये जुड़ाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से परिस्थितियाँ आजकल हो रही है बाहर, परिवर्तन जो जलवायु में आ रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण में आ रहे हैं, अगर बहुत ही छोटी उम्र से बच्चों में ये बात डाल दी जाए, जैसे हम संस्कार सिखाते हैं अपने घर के, या हमारे घर में क्या परिवेश है, क्या तरीके हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, तो साथ में ये चीज़ अगर जोड़ दी जाए उनके जीवन में, बिल्कुल पर्यावरण के प्रति प्रेम, इसे अपने संस्कार में शामिल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हमने अभी नहीं समझा, हम अभी नहीं जागे, तो इसके जो दुष्परिणाम है वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसे ज़रूर भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, और इसी बात का ध्यान रख के एक और चीज़ भी की जा सकती है कि उन्हें तोहफे में पौधे देने के लिए प्रेरित किया जाए। तो जब वो पौधे देंगे तो उसके बारे में भी वो लोग बात करेंगे, और साथ में हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कुछ ऐसी चीज़ जो कि आगे चल के, अगर खिलौना दिया आगे चल के टूट सकती है, लेकिन पौधा तो रहेगा ना। बिल्कुल, वो बड़ा भी होगा, फलेगा फूलेगा, तो वो देखकर बच्चे को तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और ये चीज़ की जा सकती है कि अपने हर जन्मदिन पर घर के जो बच्चे हैं उन्हें प्रेरित करिए कि हर जन्मदिन पर एक पौधा वो ज़रूर लगाएं। और हमारे श्रोताओं से हम कहेंगे कि आप हमें ये ज़रूर बताएं कि पर्यावरण संरक्षण में आप किस तरह सहयोग देते हैं, और या दिया है आपने। तो देखो एक छोटा सा यहाँ पे अंतराल ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम है सखी सहेली। जी हाँ, और जैसे कि हम बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण की, और जैसे हमने पहले भी बताया कि आज है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। जी दीपा जी, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए आज का दिन संयुक्त राष्ट्र ने चुना, और हर साल 17 जून को ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मनाने का जो विशेष कारण ये है कि जो बढ़ता मरुस्थलीकरण है और साथ ही साथ सूखे का जो हम मुकाबला करते हैं,
वर्षा की कमी या भूमि का क्षरण होना, ये जो सारी पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं, इनके प्रति आम जन में जागरूकता फैले, ये प्रयास किया जा रहा है इस दिवस को मनाने के लिए। बिल्कुल। और 1995 में ये आधिकारिक बनाया गया था इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने, और तब से जैसे आप तुमने बताया कि 17 जून को मनाया जा रहा है, और तब इस रूप में उसे नामित किया था 1995 में। और आकांक्षा, हमारा जो इकोसिस्टम है और जैव विविधता जो है ना, उसमें जो नुकसान बढ़ रहे हैं, जैसे शहरीकरण हो रहा है या वनों की कटाई हो रही है, और ग्रीन हाउस में भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके प्रभाव में भी वृद्धि हुई है, वृद्धि हो रही है जी, और जलवायु परिवर्तन जैसे हम बात कर रहे हैं, उससे जो परिणाम देखने में आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से उन्हीं का जो ये सारा जो दुष्प्रभाव है, उसके बारे में बताने के लिए और उन दुष्प्रभावों को किस तरह रोका जा सके, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया। बिल्कुल। और इस दिन का लक्ष्य है कि इस समस्या का जो कारण है इसके बारे में जागरूकता फैले, और लोगों से ये भी आग्रह किया जाए कि जितना हो सके इस कोशिश में भाग लें, जिससे कि भविष्य के लिए हमारी माँ धरती को बचाया जा सके। और साथ ही साथ लोगों को ये भी बताने के लिए कि मरुस्थलीकरण और सूखा जो है, इसे रोका जा सकता है जी, मतलब इसकी व्यवस्था की जा सकती है। बिल्कुल। और बस लोगों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन की जरूरत है। बिल्कुल। अब आकांक्षा, ये होता है ना कि मन में प्रश्न आ सकता है कभी कि मरुस्थलीकरण से हम कैसे प्रभावित, ये हमें कैसे प्रभावित करेगा, और इसमें हम क्या भूमिका निभा सकते हैं उसे रोकने में। जी, लेकिन साथियों, मरुस्थलीकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सबसे जुड़ा है, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हैं, और प्रकृति से जो जमीन हमें मिली है उसमें प्राकृतिक रेगिस्तान जो है वो है, जो प्राकृतिक रूप से मिला है। लेकिन इसके अलावा पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि 23% जो प्रतिशत है हिस्सा अब उसमें उत्पादकता खत्म हो गई है जी, जो भूमि है जी, उस भूमि की। और इस 23 में से भी 75% जो बदलाव आए हैं ना, यानी जो मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, वो इतनी जल्दी देखने में आए हैं कि प्रकृति ने ये तेजी से बदलाव क्यों लिए, वो इसलिए लिए क्योंकि इसके दुरुपयोग में भी बहुत ज्यादा अधिकता आई, और यही परिवर्तन जलवायु में परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है, और साथ ही प्राकृतिक जो बायोडायवर्सिटी है उसकी मात्रा में जी, उसमें जब उसमें छेड़छाड़ होती है, यानी वनों की कटाई होती है, मैनग्रोव्स की जब उसको बिल्कुल सूखा करके उस पे जमीन बना दिया जाता है, तो ग्रीन हाउस के गैसों को ये आमंत्रण दे रहा है। बिल्कुल दीपा जी, प्रकृति ने हर चीज के लिए एक सीमा तय की है ना। तो हम जब उस सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम दोनों को, यानी मनुष्य जाति को भी और साथ ही साथ प्रकृति को भी, और सारे जीव जंतु हैं, जितने छोटे से लेके बड़े तक जितने भी प्राणी पक्षी हैं जी, सभी को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल। और चूंकि ये जो बदलाव है ये हम आम जनमानस के जीवन में बदलाव ला रहा है, तो इसीलिए जरूरी है कि अपने ग्रह को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता आ पड़ी है। बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार अगर मिला जुला प्रयास हो तो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में अरबों लोगों के जीवन में सुधार आ सकता है, और इस सामूहिक प्रयास में कई बिलियन हेक्टेयर जमीन को फिर से मतलब उनका पुनर्स्थापना हो सकती है, और इस प्रयास के लिए दुनिया भर में लाखों लोगों को आजीविका भी मिल सकती है, क्योंकि जब काम करना होगा तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों को जब काम मिलेगा तो उन्हें भी आजीविका मिलेगी। बिल्कुल। और हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, ये जब प्रश्न हमारे मन में आता है तो इसका एक छोटा सा उत्तर ये है कि बहुत बड़ा कोई ये विज्ञान नहीं है जी। हम सब सिर्फ जीवन में, मतलब कहते हैं ना कि अगर अपने जीवन में हमने एक पौधा भी लगा दिया, उसकी देखभाल की, उसे बड़ा किया, उसे फलता फूलता किया, तो भी माँ प्रकृति के प्रति हमने अपने कर्तव्य को मतलब कुछ हद तक पूरा किया जी। तो अपने आसपास जहां संभव हो वहां वृक्षारोपण जरूर करें। बिल्कुल। अब आकांक्षा, मन में ये भी बात आ सकती है कि घर के आसपास तो हमारी जगह नहीं है। अरे जगह नहीं है भाई, तो थोड़ा दूर चले जाइए, परंतु वृक्ष अवश्य लगाइए। तो दोस्तों, माँ प्रकृति से हमारे आसपास जो हरियाली हमें मिली है, जो जंगल और हमें मिले हैं, और उससे हमारा जीवन चलता आ रहा है, या यूं कहें कि किसी ने वृक्ष पौधा बहुत पहले लगाया होगा जो आज वृक्ष बनके हमें हरियाली और जीवनदायिनी ऑक्सीजन दे रहा है। बिल्कुल जी। दीपा जी, दिन ब दिन हम कहते हैं ना कि उफ गर्मी बढ़ती जा रही है,
क्या किया जाए? उफ, जी। गर्मी बढ़ती जा रही है। तो भई सीधा और सरल यही है कि प्रकृति से जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसे बंद कर दें। कोशिश करें कि अपने घर के आस-पास वृक्ष ज़रूर लगाएँ। कई नहीं तो कम से कम 2 तो लगा ही जा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। और जब वो वृक्ष बड़ा होगा तो सोचिए कि उसकी छाँव में आपके ही परिवार के, मतलब अपने ही परिवार के जो सदस्य जब बैठेंगे, तो याद तो करेंगे ना कि हाँ, ये पौधा हमारे परिवार के किसी सदस्य ने लगाया था, बिल्कुल। जो आज वृक्ष बन गया वृक्ष है। बन रहा है, तो जब अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो भविष्य इसका लाभ उठाएगा, जैसे तुमने बताया आकांक्षा, और एक स्वस्थ प्रकृति के बीच स्वस्थ जीवन जिएगा, जहां मरुस्थलीकरण या सूखा नहीं, हरियाली से भरा रास्ता होगा।
दीपा जी, भाई हरियाली से भरा रास्ता किसे अच्छा नहीं लगता, खासकर और जब कड़कती धूप में उस रास्ते पर हमको चलना हो हम्म, तो नजरें खोजती हैं कि कहीं छाँव मिल जाए, थोड़ी देर बैठ के सुस्ता लिया जाए। तो इसीलिए तो आज वृक्ष लगाएंगे तो कल ये छाँव मिलेगी। हाँ, हमारी श्रोता भी कह रही हैं कि मेरे पति जब नौकरी में थे, जब भी सरकारी क्वार्टर में हम रहते थे, वहाँ हम 5 पेड़-पौधे ज़रूर लगाते थे। आज अपने अहाते में भी लगाए हैं। हाँ, हर बार इतना लगाना संभव नहीं है। भई योगदान छोटा हो चाहे बड़ा हो, योगदान महत्वपूर्ण होता है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने 5 पौधे लगा रखे हैं और वो कल को बड़े होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और अब हम मुड़ते हैं रसोई की तरफ, और आज क्या-क्या बनाएँगे? आज ऐसा करते हैं आकांक्षा कि नाश्ते में क्या-क्या बने, हम कुछ उसके अलग-अलग व्यंजन बताते हैं। जो जल्दी बन जाए। जल्दी भी बन जाए और कभी कुछ चीज़ बच जाए ना, तो उसका कैसे इस्तेमाल करें ये भी देखेंगे। जैसे मान लीजिएगा अगर राजमा बनाया है आपने 1 दिन पहले और रात के खाने में, जी। और अगर वो बच गया राजमा, तो आप वो राजमे ग्रेवी में से खाली राजमा ले लीजिए, या अगर आपने भिगा भी दिया है राजमा तो वैसे भी बना सकते हैं। उबले हुए राजमा लीजिए, आलू ले लें, मटर ले लें और ब्रेड के छोटे-छोटे टुकड़े ले लें। जी। तो ये सब अपने अंदाज से ले लो। हमारी सखियाँ इतनी हैं समझदार और होशियार भी कि उन्हें मालूम है कि अपने घर में कैसे इन चीज़ों का मात्रा को ऊपर-नीचे करना चाहिए। भाई दीपा जी, ऐसा है कि हम सभी की बात कर रहे हैं, जब हम रसोई घर में काम करते हैं तो एक अंदाज तो आ ही जाता है कि नमक कितना डालना है और चीनी कितनी डालनी है। बिल्कुल। अब इसमें मसाले साथ मिलाकर मिक्स करें। मसाले में आप चाहें तो जो भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है घर में। जैसे नमक और मिर्ची तो डलेगी, तो आप काली मिर्च डाल लीजिए और थोड़ा-सा किस के शिमला मिर्ची भी डाल लीजिए, और बाकी अंदाज से आप थोड़ा-सा गरम मसाला डाल लीजिए, और चाट मसाला, तो स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब इसे टिक्की का आकार दे दीजिए और टिक्की को कॉर्नफ्लोर के घोल में ब्रेड के घोल और ब्रेड क्रम्स में डुबो लें। मतलब पहले कॉर्नफ्लोर के घोल में इसको थोड़ा-सा डाल लीजिए, बाहर निकाल के जो ब्रेड का जो सूखा चूरा होता है ना, उसको उस पे लपेट लीजिए। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने के लिए आप इसको फ्राई कर लीजिए, मतलब तल लीजिए। फिर बन लेकर आइए, बाजार से बन्स अगर आप पहले से लेकर आएँ, या ब्रेड भी होगा तो भी चलेगा, तो इसको तवे पे पहले सेक लीजिए बन्स को या ब्रेड के स्लाइसेस को। और फिर जो बर्गर के लिए जो बनाते हैं ना, बाजार में भी मिलता है कि एक तरफ बर्गर के एक तरफ टोमेटो केचप लगाते हैं और दूसरी तरफ मस्टर्ड का केचप लगाते हैं, या फिर हरी धनिया की चटनी लगाते हैं। बीच में फिर आप ये जो टिक्की बनाई है वो रख लीजिए, और थोड़ा सा वो सलाद पत्ता रख लीजिए, टमाटर प्याज गोल गोल कटे हुए वो रख दीजिए, ककड़ी रख लीजिए। और अब इसको आप जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल मोटा सा बर्गर हो और साइड में आप टमाटो का केचप, मेयोनेज़, टमाटो सॉस दे दीजिए, तो बच्चे बहुत मजे से खाते हैं इसे। और केचप या सॉस की न देना चाहें, हालांकि ये सॉस या केचप वगैरह स्वास्थ्य के लिए, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, तो भाई टमाटर की चटनी तो घर में भी बन सकती है। वो भी बनाया जा सकता है। तो गुड़ और टमाटर की चटनी बनाइए और उसके साथ परोसिए, देखिए बच्चे कितना चटकारे लेकर खाएंगे। तो आप कौन सा रेसिपी बताना अभी आपने कौन सी रेसिपी बताई, फिर से एक बार नाम बता दीजिए। इस रेसिपी का नाम है राजमा पैटी बर्गर। क्या बात है। तो ये जो टिकिया जो है ना, देखिए पैटी इस तरह का नाम जब बच्चों को ऐसे कुछ अजीबोगरीब नाम बोलते हैं ना, तो बड़े खुश हो जाते हैं। होती तो वो टिकिया ही है। तो ब्रेड पोटैटो बॉल्स बना लिया जाए। क्या बात है। तो ये भी नाम में बड़ा है, लेकिन बनने में आसान है। ये नाम तो सिर्फ सजावटी होता है दीपा जी, बाकी जो ये कहते हैं ना जो व्यंजन होता है वो तो देसी ही होता है। अच्छा, चलिए ये भी बता दीजिए। तो अगर घर पर ब्रेड के कुछ स्लाइस बच जाते हैं तो उससे ये बनाई जा सकती है। तो बचे हुए ब्रेड के स्लाइस ले लें, साथ ही आलू उबाल लें, 2 बड़े आलू उबाल लें। सारे मसाले में आप चाट मसाला हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला हो गया, साथ ही साथ नमक ले लीजिए स्वादानुसार, कटी हुई हरी मिर्च स्वादानुसार, हरा धनिया, थोड़ा सा काला नमक, और जो लाल मिर्च जो पिसी हुई रहती है वो ले लीजिए। अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। तो ये जो सारे मसाले हैं इन सबको अच्छी तरह मिला लें और आलू अच्छे से उसे मैश कर लें। अब ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण के आपको बॉल्स बनाने हैं। वड़े के आकार में छोटा छोटा बना लें और इसे तल लें, हल्का भूरा होने तक इसे तलें।
और इस मिश्रण में चाहें तो बच्चों के लिए आप थोड़ा-सा चीज़ भी डाल सकते हैं या पनीर भी डाल सकते हैं। वो उन्हें तो बहुत पसंद हाँ, आता है। स्वाद और तो बढ़ ये जाएगा। जो कुछ बॉल्स में ऐसा डाल दें, तो अगर बड़ों को कभी-कभी घर में ऐसा होता है ना कि उन्हें चीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, हुँ, तो बच्चों के उसमें आप चीज़ डाल दीजिए, हुँ, बड़ों के लिए आप बगैर चीज़ का बना लीजिए, ऐसा हुँ। भी किया जा सकता है ना? बिल्कुल। और इन बॉल्स को आप हरी धनिया की चटनी हो गया या सॉस हो गया या खजूर की या इमली की खट्टी-मीठी चटनी के साथ या जी। आमचूर की चटनी के साथ हुँ। या फिर चाय के साथ यूँ ही खाया जा सकता है। तो भई इस रेसिपी का आनंद आप ज़रूर अपने घर पे लीजिएगा। फिलहाल एक गीत का आनंद ले लें। दिल से है प्यारा जिसका इशारा, दिल है उसी का दीवाना। दिल से है प्यारा जिसका इशारा, दिल है उसी का दीवाना। चांद सितारे जिस पर हमारे प्यार है उसका नजराना। दिल से है प्यारा जिसका इशारा, दिल है उसी का दीवाना। देख के जिसका जलवा चढ़ता सूरज पानी भरता है। हाँ, सूरज पानी भरता है। आसमान भी उसके आगे झुक कर सजदे करता है। हाँ, झुक कर सजदे करता है। मस्त हवाएं जब लहराए गाए उसी का अफसाना। दिल से है प्यारा जिसका इशारा, दिल है उसी का दीवाना। वो जो बाग में आ निकले तो शोख बहारे शर्माए। हाँ, शोख बहारे शर्माए। भूले थे जो हंस दे तो फूलों को पसीने आ जाए। फूलों को पसीने आ जाए। होश उड़ा जा सामने आ जा, आँख से क्यों है बेगाना। दिल से है प्यारा जिसका इशारा, दिल है उसी का दीवाना। चांद सितारे जिस पर हमारे प्यार है उसका नजराना। दिल से है प्यारा जिसका इशारा, दिल है उसी का दीवाना। दीपा जी अब क्या बता रही हैं? अब बता रहे हैं वेज मलाई टोस्ट। एक बड़े से बाउल में आप गाजर ले लीजिए किसा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ प्याज ले लीजिए, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल लीजिए, पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा या ना पसंद हो तो थोड़ा कम, हरा धनिया डाल लीजिए कटी हुई, नमक, लाल मिर्च, ये सब डाल के अच्छे से अब मिला लीजिए। अब आखिरी में इसमें डालिए मलाई और इस मिश्रण को बहुत अच्छे से घुमा लीजिए ताकि उसमें मलाई जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जी। अब ये वेज मलाई का मिश्रण आपका तैयार हो गया। इसको ब्रेड के एक तरफ फैलाना है। तवे को अच्छे से गर्म होने पर थोड़े से घी से चिकना कर लें और फिर ब्रेड के जिस तरफ मिश्रण लगाया है उस साइड को तवे पर सेकने के लिए डाल दें।
फ्लेम तेज करके जल्दी से सेक ले, क्योंकि घी मलाई है ना वो पिघल जाएगी। और 1 मिनट पकने पर पलट लें और दूसरी साइड को आप क्या कीजिए, धीमी आंच पर सेक लीजिए। एक दूसरे स्लाइस को अब इस पूरे स्लाइस को आप अच्छे से जब सिक जाए तो इसको 2 हिस्से में काट कर आप इसे सर्व कीजिए। और ये देखिए वेज मलाई टोस्ट तैयार है। और सेकते समय ध्यान रखिए कि ये जले ना, क्योंकि मलाई वाला साइड आपको जल्दी से सेकना है। और अब हम पालक डोसा बनाएंगे। तो जो डोसे का जो घोल रहता है उसी में उबले पालक के पत्तों की पेस्ट बनाकर आप डालें। साथ में हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दें। थोड़ा नमक या काला नमक और काली मिर्च स्वाद अनुसार। अब सब कुछ अच्छी तरह मिलाकर एक तवे को गर्म करके उसे थोड़ा सा तेल से चिकना कर लें। और जिस तरह से डोसा बनाया जाता है उसी तरीके से इस मिश्रण को तवे पर डालकर गोल डोसे के आकार में फैला लें। फिर एक तरफ सीखने के बाद पलटकर इसे हल्का सा सेकना है। और इसके साथ आप चाहें तो आलू प्याज का मसाला भी बनाया जा सकता है, तो वो मसाला डोसा की तरह हो जाएगा। या फिर इसे सादा तरीके से भी खाया जा सकता है। सांभर भी बना सकते हैं या नारियल की चटनी, हरी धनिया की चटनी, तो जिस तरह से घर में जिस तरीके से आप आनंद लेना चाहें वैसे ले लीजिए। और अभी इस वक्त एक गीत का आनंद लें। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा। नीली आँख मिला लो जी, दिल में आज छुपा लो जी। नीली आँख मिला लो जी, दिल में आज छुपा लो जी। बाहों में बाहें डालो जी, गिर न जाए संभालो जी। भीगी हवाओं में, ऐसी फिजाओं में, होश मुझे है कहाँ। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां। मस्ती भरा है समा। प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल। प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल। प्यार का राग सुनाए चल, दिल का साज बजाए चल। पंछी भी गाएंगे, सबको सुनाएंगे, तेरी मेरी दास्तां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है। भाई दीपा जी, समा मस्ती भरा तभी लगता है जब आसपास हरियाली हो,
बिल्कुल। मतलब मौसम एकदम सुकून का हो। मौसम सुकून का, और साथ में खाने के लिए ये तरह-तरह के व्यंजन। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि 4 बाल्टी पानी कूलर में ज़रूर डाल देंगे, लेकिन पेड़ों में 1 लोटा पानी भी नहीं डालते हैं। फिर हम कहते हैं गर्मी है। भाई तो पेड़ नहीं होंगे तो गर्मी तो होनी ही है। बिल्कुल, ये जागरूकता अगर सब में आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो ना, कि भई हमारे आस-पास, भई अगर हमने न भी लगाया हो, न भी रोपा हो, तब भी बाहर अगर अपने घर के आस-पास पेड़ दिखते हैं तो जा कर के वहाँ पे पानी ज़रूर डाल दें। डालिए। अगर देख रहे हैं आप कि अगर पौधा सूख रहा है, तो कोशिश करिए कि वो बचा रहे। और देखो वक्त कह रहा है कि आज हमें इजाज़त लेनी होगी, तो दीपा माहेश्वरी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।